बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं भाई आप सब लोग? अच्छे हैं। आज कौन सा वार है? शनिवार। और हर शनिवार को हम किस रूप में मनाते हैं? सुरक्षित शनिवार। सुरक्षित शनिवार के रूप में, है ना भाई? सुरक्षित शनिवार या सेफ सैटरडे, इसे क्या कहते हैं? सेफ सैटरडे। और इस दिन हम लोग बैगलेस रहते हैं, मतलब बिना बस्ता के स्कूल आ रहे हैं, है ना? काफी शनिवार हो गया, हम लोग बगैर झोला के बगैर बस्ते के हम लोग क्या करते हैं? स्कूल आ रहे हैं। लेकिन स्कूल आने के बाद हम वहाँ कुछ सीखते हैं कि नहीं सीखते? पिछले शनिवार में हमने चर्चा किया था रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण के संबंध में हमने बात कर किया था पिछले शनिवार को, है ना भाई? इसके संबंध में जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण के संबंध में बात किया था। और आज हमारा टॉपिक रहेगा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और उपाय। ठीक है ना भाई? जलवायु जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हमारा क्लाइमेट, मौसम जिससे प्रभावित होता है उसके संबंध में, और हम उसके उपाय दोनों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी आपको पिछले सप्ताह की चर्चा में ले जाते हैं। हमने बात किया था रिड्यूस के संबंध में, मतलब हम कचरा कम करें, अपने आसपास दैनिक उपयोग की वस्तुओं में ऐसी चीजों का प्रयोग करें जिसमें कचरा ना हो, है ना भाई? विनय कुमार, ध्यान देना। जैसे हम लोग डिस्पोजेबल कप या डिस्पोजेबल प्लेट का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? उससे कचरा फैलता है। उसी के बदले में हम लोग, जैसे हम लोग तो यहाँ ग्रामीण जीवन में रहते हैं, है ना भाई? जंगल के समीप में रहते हैं, हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में जंगल के पलाश के पत्ते उपलब्ध हैं, तो हम डिस्पोजेबल प्लेट के बदले में वर्षा के पत्ते का उपयोग करें। उससे क्या होगा? कचरा नहीं फैलेगा, ठीक है? और कचरा फैलता भी है तो हमारा खाद बनाने के काम आ जाता है। जो पतरी है वो खाद बनाने के काम आ जाता है। जो पलाश के पत्ते होते हैं जिससे हम पतरी बनाते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं? खाद बना सकते हैं, है ना भाई? तो प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल प्लेट होते हैं, डिस्पोजेबल कप होते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं, वे नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है? तो नष्ट नहीं होते तो क्या होता है? कचरा फैलता है। तो हम उन चीज़ों का प्रयोग कम करें और प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग अधिक करें। तो हमारा था रिड्यूस के बारे में पहली बात। फिर था रीयूज। रीयूज माने उसी चीज़ का फिर से इस्तेमाल करना। जैसे पुस्तकें हैं भाई, पुस्तकें तो सब हमेशा काम आती हैं। तो जो पुस्तक हम पढ़ लिए और हमारे अब काम की नहीं रही तो हम अपने जूनियर बच्चों को दे दें, अपने से छोटे कक्षा के बच्चों को दे दें। ऐसे ही हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में नोट्स रहते हैं, कापियाँ रहती हैं, तो कापियों में क्या होता है? पन्ने रहते हैं, बहुत सारे पन्ने बच जाते हैं। तो हम क्या करें? उन पन्नों का उपयोग करें भाई। रफ कापी बना सकते हैं उसको, या फिर और कुछ हम लोग उसमें लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा? उसका रीयूज होगा, मतलब पुनः उपयोग होगा। और पुनः उपयोग होने से क्या फायदा होगा? जो पर्यावरण को क्षति होती है वो क्षति नहीं हो पाएगी। दीपांशी, पर्यावरण को क्षति मतलब जैसे पुस्तक बनाते हैं या कापी बनाते हैं, कहीं कहीं पेड़ पौधे कटते हैं, है ना भाई? तो हम यदि बार बार उपयोग करेंगे तो पेड़ पौधे कटने से बचेंगे, ठीक? तो ये हो गया रीयूज। और एक और शब्द आया था रिसाइकल। रिसाइकल मतलब होता है पुनर्चक्रीकरण। जैसे हम किचन में कुछ खाना बनाते हैं, सब्जियां खास करके, तो सब्जियों के छिलके जो होते हैं वो क्या होते हैं? वेस्ट के रूप में फेंका जाता है। तो हम क्या करें? उसको खाद बना दें। क्या करें आरती? जो सब्जियों के छिलके हैं उसके क्या करें? खाद बनाने में उपयोग कर सकते हैं। और उस खाद को हम अपने आंगन में, बाड़ी में जो पौधा लगाए हैं उसमें डाल सकते हैं। तो यह हो गया रिसाइकल के संबंध में। अब हम आज की चर्चा में आते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या पड़ते हैं और उसका उपाय क्या हम करें, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है जलवायु परिवर्तन का, ठीक है? जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तो सबसे पहले तो पड़ता है खेती पर प्रभाव पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है? खेती पर प्रभाव पड़ता है। क्या होता है भाई खेती पर? यदि बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हो गई तो हमारा खेती फसल नष्ट हो जाएगा, या फिर बहुत कम मात्रा में वर्षा होगी तो खेती सूखने का डर है। तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे पहले तो खेती पर पड़ता है। और कहाँ पड़ता है? उसके बाद
वर्षा चक्र जो होता है प्रभावित हो जाता है। वर्षा चक्र माने जो वर्षा का जल है वह क्या होता है, हमारे नगरों में, गांवों में, कस्बों में गिरता है और फिर या तो भूगर्भ में चला जाता है या बह करके समुद्र में चला जाता है नदियों के माध्यम से। गीतांजलि कहाँ चला जाता है वो? नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है और फिर समुद्र में क्या होता है, समुद्र से या तालाब से या कुएं से जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पानी को क्या करते हैं, भाप बना के उड़ा देते हैं और वही जो भाप है फिर से वर्षा के बादल बन करके जमीन में गिरते हैं। जैसे हमारा एक मान लो नदी है, तालाब है, सरोवर है, तो सूर्य का प्रकाश क्या करता है, इसको अवशोषित करता है और अवशोषित होने के बाद ऊपर चला जाता है भाप बन के और वही फिर वर्षा का जल बन करके वापस हमारे को मिलता है, फिर नीचे वापस आता है। तो वर्षा का जो चक्र है ये जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होता है। ठीक है। फिर तीसरा है वर्षा, जंगल और वन्य जीव ये भी प्रभावित होते हैं। किससे प्रभावित होते हैं? जलवायु परिवर्तन से। अब वन्य जीव कैसे प्रभावित होंगे? मान लो देखो हमारे गांव के आसपास तो बहुत सारे जीव जंतु आते हैं। जंगल में है ना हमारा स्कूल, जंगल है कि नहीं? यहाँ पे पहाड़ लगा हुआ है तो बहुत सारे आपके गांव में गर्मी के दिन में जीव जंतु आते हैं। क्यों आते हैं बताओ? पानी पीने के लिए। मतलब ऊपर बेचारे को जंगल के अंदर या पहाड़ में पानी नहीं मिल पाता तो क्या करते हैं, हमारे गांव की ओर दौड़ते हैं तालाब में पानी पीने के लिए। तो यदि सूखा पड़ जाए तो जंगल के जीव जंतु प्रभावित होते हैं कि नहीं होते? अच्छा मान लो बारिश बहुत दिन तक ना हो तो जंगल भी सूख सकता है ना भाई? जंगल छोटे छोटे पौधे तो मर जाएंगे, नए जंगल नहीं पनप पाएंगे। तो वर्षा चक्र से जंगल और वन्य जीव पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा है, चौथा है हमारा समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होना। अभी कैसे होता है? समुद्र में आप लोग जानते हैं ना कि लगभग हमारे इस पृथ्वी का 70% हिस्सा में पानी है। कितना परसेंट हिस्सा में है? लगभग 70% स्थान पर पानी है, जल भरा हुआ है ना भाई? महासागर जिसको हम कहते हैं, तो महासागरों में जल भरा हुआ है। और मान लीजिए जो हमारा हिमालय का ग्लेशियर है ना भाई, वो लगातार पिघल रहा है। क्या हो रहा है? लगातार पिघल रहा है और उस पिघलने का पानी भी क्या हो रहा है, पिघल करके नदियों के माध्यम से कहाँ जा रहा है? समुद्र में जा रहा है। और यदि बहुत अधिक मात्रा में पिघलेगा तो क्या होगा? एक तो ऊपर का जल और फिर बड़े बड़े ये जो बर्फ के पहाड़ हैं उसका जल, वो सब कहाँ जाके चला जाएगा? समुद्र में। तो समुद्र के जल स्तर में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और समुद्र के आसपास के जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? नष्ट होने की संभावना है। तो जो है समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है मौसम के प्रतिकूल प्रभाव। ठीक है। आगे हम बात करते हैं मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जो शनिवार में आज हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और उपाय। उसका जो है परिवर्तन का प्रभाव शाला पर कैसे पड़ता है ना? हमारे शाला पर पड़ता हुआ तो हम इसकी चर्चा विद्यालय में कर रहे हैं। तो शाला पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे मान लीजिए बहुत अधिक बारिश हुई, लगातार कई दिनों तक बारिश होगी मौसम के परिवर्तन के कारण, तो क्या होगा? हमारा शाला भवन क्षतिग्रस्त हो जाएगा, मैदान में पूरा पानी भर जाएगा और हो सकता है कमरा भी गिर जाए। तो उससे क्या होगा? हमारा विद्यालय नष्ट होगा कि नहीं होगा? और विद्यालय नष्ट होगा तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा मान लीजिए मैदान में ही पानी भर गया तो आप लोग कमरे तक कैसे आओगे? हमारा मैदान है देखो स्कूल का जिसमें आप खेलते हैं, थोड़ा गड्ढा है स्कूल से और कई दिनों तक बारिश हुई मौसम की प्रतिकूलता के कारण, तो क्या होगा? पानी भर जाएगा। तो पानी भर जाएगा तो आप लोग स्कूल आ पाओगे क्या? कमरे में नहीं बैठ पाओगे, पढ़ाई कैसे होगी? तो शाला पर भी प्रभाव पड़ता है इसका, जलवायु परिवर्तन का। और क्या प्रभाव पड़ता है? मान लीजिए बहुत अधिक मात्रा में सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, आरती बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो क्या होगा भाई? आप लोग मध्याह्न भोजन करते हो, भोजन के बाद क्या करते हो? पानी पीते हो नहीं पीते? और मान लो हमारे शाला का नल ही सूख गया तो फिर पानी कहाँ से मिलेगा? क्यों आशीष? है साधन नहीं है ना भाई? हम लोग मध्याह्न भोजन के लिए भी पानी कहाँ से लाएंगे? तो नल भी सूख सकता है।
प्रतिकूल प्रभाव के कारण और क्या हो सकता है, मान लो पानी गिर रहा है, पानी गिरने वाली बात है, बहुत अधिक पानी गिरा और कई जो स्कूल छप्पर वाले होते हैं और हम बैठते किसमें हैं, दरी में बैठते हैं या फिर बेंच में बैठते हैं। तो कमरे में पानी भरेगा तो दरी बचेगा क्या, दरी भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो दरी खराब हो जाएगा और हमारा बेंच है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से शाला के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक, अच्छा, शैक्षणिक प्रभाव क्या पड़ता है, शैक्षणिक मतलब आपकी शिक्षा पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है। देखो, पहले बच्चों की उपस्थिति कम हो जाएगी, है ना भाई, मौसम प्रतिकूल रहता है। जैसे आज ही देखिए, आज बहुत अधिक मात्रा में क्या पड़ रही है, ठंड पड़ रही है ना भाई, तो आज बच्चे थोड़े कम आए हैं, तो मौसम के प्रतिकूल रहने से भी क्या होता है, देखो है तो गर्मी ठंड का दिन लेकिन बारिश जैसे माहौल बन गया है तो बच्चे कम आ रहे हैं, तो मौसम के प्रतिकूलता से क्या होता है, बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और क्या होता है, देखिए कई जो स्कूल या कार्यालय कैसे स्थान में होते हैं जहाँ वहाँ के कर्मचारी ले करके पहुँचते हैं, रास्ते में नाला पड़ गया या नदी आ गई, है ना भाई, और पानी भरा है बहुत अधिक मात्रा में, तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं विद्यालय के सही समय पर नहीं पहुँच पाते, तो उन विद्यालयों से या उन कार्यालयों से लोगों का विश्वास थोड़ा कम हो जाता है और अपने बच्चों को कम मात्रा में स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, जिससे भी बच्चों की उपस्थिति बहुत कम हो जाती है। ठीक है विनय, आजकल हम बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं, मशीनों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मोटरसाइकिल हो या फिर कार हो, बस हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, सबको उपयोग करते हैं। पहले की तरफ लोग पैदल कम चलते हैं और मशीनों पर आश्रित हो गए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है। और हम क्या करते हैं, आजकल उन चीजों को बनाने के लिए बड़े बड़े कल कारखाने बना दिए गए हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे विकसित हो गए हैं, जिससे बहुत अधिक मात्रा में जहरीला धुआं निकलता है ना, जिसके कारण भी पर्यावरण के तापमान में वृद्धि हो रही है और बार बार जलवायु परिवर्तन होता है। और किसके कारण जलवायु परिवर्तन होता है, जो हम लोग घर में फ्रिज चलाते हैं, फ्रिज उपयोग करते हैं, एसी माने एयर कंडीशन कूलिंग करने के जो उपयोग करते हैं, एसी का उपयोग जो हम करते हैं, उससे भी क्या हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है, वैश्विक स्तर के तापमान में वृद्धि हो जाना, यानी पहले की अपेक्षा में जो तापमान है वो अब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है ना भाई, जिसके कारण हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या है हमारे ओजोन जो लेयर होता है, हमारे आसमान में क्या है, ओजोन का एक लेयर है। क्या है अर्चना, ओजोन का एक लेयर है। वो लेयर क्या काम करता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, जो सूर्य से किरणें जाती हैं, इसमें अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती हैं। ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं हमारे में बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकती हैं, है ना, लोगों को कैंसर हो सकता है और ऐसी बीमारियां हो सकती है जो मनुष्य जानता तक नहीं। तो इससे बचने इसको रोकता कौन है, ये जो ओजोन का लेयर है ऊपर में आसमान में, ओजोन का एक लेयर है, वो इसकी किरणों को रोक देता है और जमीन तक नहीं आने देता। लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओजोन का जो परत है धीरे धीरे अब क्या होने लगा, नष्ट होने लगा, जिसके कारण वो अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, तापमान में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो रही है और बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण बड़े बड़े जो हिमखंड हैं, हिमालय के जो हिमालय जैसे विशाल जो पर्वत हैं जो बर्फ से बने हुए हैं, वे बर्फ क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं और जिसके कारण जल स्तर में भी वृद्धि हो रही है ना भाई। अच्छा, इस ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे रोकें, तो सबसे पहले फ्रिज एसी का कम उपयोग करें और क्या कम करें, जो उद्योग है बड़े बड़े उसमें हम क्या करें, प्रदूषण कम करने के उपाय करें। उससे जो जहरीला धुआं निकलता है वो धुआं कम मात्रा में निकले, ऐसा हम उपाय कर दें, है ना भाई, जिससे प्रदूषण कम होगा और प्रदूषण कम होगा तो ओजोन का लेयर नष्ट नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि नहीं होगी। और हम क्या करें, हम गाड़ी घोड़ा चलाते हैं ना भाई, सब लोग आजकल तो गांव में भी बहुत सब घरों घर मोटरसाइकिल है कि नहीं, आपके गांव में कितने मोटरसाइकिल होंगे, मान लो 200 मोटरसाइकिल है। अब 200 मोटरसाइकिल चलता है तो उससे जो धुआं निकलता है कहाँ जाता है, आपके आसमान में जाता है और आसमान में जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि करता है। तो हम क्या करें उसके लिए, उसके धुएं को कम करना है ना भाई,
ऐसे हम मोटरसाइकिल का उपयोग करें, ऐसे साइलेंसर का उपयोग करें जिसमें धुआं कम से कम निकले। और सबसे अच्छा उपाय क्या है ममता, सबसे अच्छा उपाय क्या है? हाँ वेरी गुड, साइकिल का प्रयोग करें हम। देखो साइकिल में धुआं नहीं निकलता और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। मान लो हमको आधा 1 किलोमीटर जाना है तो हम साइकिल से जाएं, पैदल चल के चलते हैं। मान लो हमको घर वाले ने कहा जाओ भाई वो ढोलकी से किराना दुकान से सामान ले आना। अब ढोलकी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है हमारे गाँव से। अब हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी में किक मारे, एक्सीलेटर दबाए, चल दिए और ले आए, लेकिन उतने देर जितना धुआं आसमान में चला गया। तो हम क्या करें, यदि हमारे पास समय है तो हम साइकिल से जाकर के ले आए सामान को, आ सकते हैं भाई। तो ऐसा छोटे छोटे उपाय अपना करके हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। और क्या काम करें भवानी, इधर आओ बैठो। और क्या काम करें, हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करें। सौर ऊर्जा का उपयोग करें। सौर ऊर्जा क्या होता है अमित? सौर ऊर्जा क्या होता है? जो सूर्य की एनर्जी है उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे गांव में देखना पहाड़ों में क्या करते हैं, आपके परसवारों के ऊपर अमित, परसवारों के ऊपर क्या होता है, जो पहाड़ है वहाँ बिजली तो नहीं है पर वहाँ लाइट जलता है, इसमें जलाते हैं। हाँ बैटरी से जलाते हैं ना भाई। तो वो सोलर एनर्जी वाला प्लेट रहता है, वो क्या होता है, सोलर एनर्जी वाला प्लेट है। तो सूर्य की किरणों से वो चार्ज हो जाता है और जब अंधेरा होता है तो उसी से हम क्या कर रहे हैं, लाइट जला रहे हैं। तो हम सौर ऊर्जा का उपयोग करें। और क्या उपयोग करें, पन बिजली मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो पानी का जो धार रहता है। जैसे हमारे भारतवर्ष में बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो कहाँ से निकली हैं, उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकली। तो वहाँ जो नदियों के जो धार हैं उसमें क्या बनाए गए हैं, पावर प्लांट लगा दिए गए हैं। वहाँ बिजली पैदा करते हैं, पानी के द्वारा बिजली पैदा करते हैं। हमारे तरफ क्या करते हैं, हमारे कोरबा में कोयले के द्वारा बिजली पैदा कर रहे हैं, है ना भाई। हमारा नजदीक में कोरबा है शहर, वहाँ बहुत अधिक मात्रा में कोयले से बिजली पैदा करते हैं। लेकिन उत्तराखंड में कोयला नहीं है, वहाँ क्या है, जल अधिक मात्रा में है। तो नदियों में, वहाँ नदियों के पानी का उपयोग किया जा रहा है बिजली बनाने में। तो हम पन बिजली परियोजना को प्राथमिकता दें। और हमारे भारत के दक्षिण तरफ चले जाएंगे आप, तो वहाँ किससे करते हैं, किससे बनाते हैं, उल्टा जानते हैं आप लोग, उससे हवा से बनाते हैं। हवा से, वहाँ बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, बहुत तेजी से हवा चलती है और वो हवा जब चलती है बड़े बड़े पंखे घूमते हैं और पंखे घूमने से बिजली पैदा होती है, उसको इकट्ठा करते हैं। तो हम उसको उपयोग करें। तो इन सौर ऊर्जा, पन बिजली ऊर्जा इत्यादि को हम बढ़ावा देंगे तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम हो जाएगी, है ना भाई। और हम क्या करें, जल संग्रहण की व्यवस्था करें। जल संग्रहण माने जल को संग्रहित करने का। अधिकांश होता क्या है, आजकल कंक्रीटीकरण हो गया है, जगह जगह क्या हुआ है, कंक्रीटीकरण हो गया है, सीसी रोड बन गया, डामरीकरण हो गया। तो जो ऊपर के बारिश का पानी है जमीन में गिरता है तो जमीन के नीचे नहीं जा पाता। तो हम क्या करें, उसके लिए ऐसी व्यवस्था करें कि जो बारिश का पानी है सीधे भूगर्भ में पहुंच जाए, तो जल स्तर में बाद में कमी नहीं होगी, जल स्तर बना रहेगा। हमारे नल नहीं सूखेंगे, हैंडपंप नहीं सूखेंगे, और हैंडपंप इत्यादि नहीं सूखेंगे तो हमारा कृषि का काम, हमारे दैनिक जीवन का काम आसानी से चलता रहेगा भाई। तो हम जल संग्रहण की व्यवस्था करें। और क्या करें, सबसे महत्वपूर्ण काम जिसको आप सब लोग कर सकते हो, ठीक है, हम छायादार वृक्ष लगाएं। जैसे हम अपने स्कूल में लगाए हैं ना, देखो जामुन का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, उधर हमने आम लगा के रखा है, हाइब्रिड आम बहुत सारा है ना। तो ये सब क्या है, छायादार वृक्ष हम जब लगाते हैं तो क्या होगा, वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है। सबसे अच्छा काम जो हम गाँव में कर सकते हैं वो है पेड़ लगाना। सबके घर में कुछ न कुछ पौधा उगता है आंगन में, बाड़ी में, उन पौधों को हम सही जगह में जाकर के लगा दें, इतना काम कर सकते हैं। तो हम इतना ही काम कर लेंगे तब भी हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में संभावी बन सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसके अतिरिक्त हम स्कूल स्तर में क्या करें, पोस्टर प्रतियोगिता करा दें बच्चों में, और पेंटिंग इत्यादि जो आप बनाते हो तो कभी कभी ऐसा चित्र भी बनाओ जिसमें हमको पर्यावरण को बचाने वाले संदेश मिलते हो। तो इन सब कार्यों को कर करके हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का यही हमारा टॉपिक था, जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है और हम उसको कैसे रोकें। ओके, थैंक यू वेरी मच इतना देर सुनने के लिए, धन्यवाद।